तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है हमारा रिटेल मैनेजमेंट को लेकर। तो रिटेल मैनेजमेंट के कुछ ही टॉपिक्स हैं और आई थिंक इस वीडियो में हम कवर भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ये बात तो आपको पता ही होगा कि वैसे रिटेल होता क्या है, रिटेलर क्या है, रिटेलिंग क्या है, पर फिर भी बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो क्या करता है, गुड्स को किसको सेल करता है, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर आगे किसको सेल करता है, कस्टमर को। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा टॉपिक है हम वो रिटेलर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रिटेलर क्या है, रिटेल मैनेजमेंट क्या है, ये सारी बातें हम रिटेलर को लेकर स्टडी करने वाले हैं। अब रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट में होता है, रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर के कॉन्टेक्ट में होता है और रिटेलर रियलिटी में छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स परचेज किससे करता है, होलसेलर से। होलसेलर से छोटी छोटी क्वांटिटीज को परचेज करता है और आगे किसको सेल करता है, कस्टमर्स को। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर कहीं ना कहीं कस्टमर और होलसेलर के बीच में ऐसे इंटरमीडिएटर का रोल प्ले कर रहा, बोले तो मध्यस्थ। मतलब वो होलसेलर से गुड्स परचेज करता है और कस्टमर्स को सेल कर देता है। तो कहीं ना कहीं एक कड़ी का काम कर रहा है। अब कस्टमर्स को क्या चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कस्टमर किस टाइप के हैं, ये बेसिक नॉलेज बहुत सारी रिटेलर को ही होती है। तो रिटेलर सिंपल सी बात एक पर्सन है और रिटेल एक कह लो कि व्यापार का नाम बोल रहे हैं, रिटेल बिजनेस। तो देख लेते हैं यहाँ पर बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं। जैसे आपने सिंपल से देखा भी होगा कि हमारे घर के आसपास जो परचून की दुकानें होती हैं, कन्फेक्शनरी की दुकानें होती हैं, किराने की दुकानें होती हैं, ये सारी दुकानें कौन सी होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं। क्योंकि उन शॉप्स के ऊपर आप देखना कोई भी एक क्वांटिटी, आपको छोटी छोटी क्वांटिटी मिल जाएगी। आपको ब्रेड चाहिए मिल जाएगा, चीनी चाहिए मिल जाएगा, चाय पत्ती चाहिए मिल जाएगा, साबुन चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, तो वहां पे आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी। जबकि होलसेलर के पास क्या होता है, होलसेलर के पास एक ही चीज या दो तीन चीजें ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखी होती हैं। मतलब जो होलसेलर होता है वो तो दो या तीन प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम काम करता है, और रिटेलर के पास क्या, आपको लगभग सारी आइटमें मिल जाएंगी। तो रिटेलर क्या करता है, कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखकर, कस्टमर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या करता है, अलग अलग जगहों से प्रोडक्ट को परचेज करता है और फिर आगे कस्टमर को सेल करने का काम करता है, दैट इज रिटेलर। तो सिंपल सी बात है, देख लेते हैं कि रिटेल वर्ड आया कहां से। यदि रिटेल वर्ड आया है रिटेलर से, जिसका मतलब होता है काटना या बांटना या विभाजित करना। तो जैसे हम क्या कहते हैं कि यहां पर वो होलसेलर से काफी सारी प्रोडक्ट को यहां पर लेकर आएगा, फिर उसके छोटे छोटे हिस्से कर करके किसको बेचता है, वो कस्टमर को सेल करता है। मतलब वो प्रोडक्ट को छोटी से छोटी संभव मात्रा में विभाजित करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक दुकानदार के पास चले जाओ, उस दुकानदार के पास 5 लीटर सरसों के तेल की पीपी रखी है और आपको तो चाहिए मान लो अभी 200 ग्राम, 200 ml। तो वो क्या करेगा, उस 5 लीटर की पीपी में से क्या करेगा, आपको 200 ml भी दे देगा। फिर कोई और कस्टमर आया, उसने आधा लीटर मांग लिया, तो उसको आधा लीटर मिल जाएगा। मतलब एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी छोटी क्वांटिटी में कट कट कर करके सामने वाले पर्सन को, बोले तो कस्टमर को सेल करता है। तो कहता है कि आमतौर पर रिटेलर एक ऐसा पर्सन है जो बड़ी मात्रा में लोगों के छोटे ऑर्डर को पूरा करता है। ये लोग आमतौर पर उत्पादों के अंतिम उपभोगकर्ता होते हैं। मतलब कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो होते हैं जो प्रोडक्ट लेगा और खुद के यूज के लिए लेगा। जैसे आप दुकान से टूथपेस्ट लेकर आते हो, तो टूथपेस्ट क्यों लेकर आते हो, सेल करने के पर्पस के लिए तो नहीं लेकर आते कि आप टूथपेस्ट खरीदोगे और सेल कर दोगे। आपने टूथपेस्ट ली खुद को यूज करने के लिए, उस टूथपेस्ट को यूज करोगे। साबुन लिया यूज करने के लिए, आटा लिया यूज करने के लिए, तेल लिया यूज करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो ये होते हैं वो होते हैं एंड यूजर, मतलब लास्ट वाले यूजर। तो हम आवश्यकता के अनुसार ये क्या करते हैं, ये लोग आवश्यकता के हिसाब से छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं। तो रिटेल का जो बिजनेस है ना, इसका जो एरिया है हमारे अनुमान से भी ज्यादा है। हालांकि हमको लगता है कि रिटेल बिजनेस ऐसे ही चलता होगा, पर कहते हैं कि रिटेल बिजनेस जो आजकल चल रहा है ना, हमारे एस्टिमेशन से भी बड़ा है। तो वस्तुओं की बिक्री को ही शामिल नहीं करता। मतलब रिटेल बिजनेस के अंदर अब हम गुड्स को ही सेल नहीं करते,
गुड्स के साथ साथ काफी सारी गुड्स की आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती हैं। जैसे मान लो आप किसी दुकान से आप टीवी खरीद के ले आए, अब टीवी खरीदने के बाद आपको वो टीवी की सर्विस भी देता होगा। मान लो टीवी खराब हो गया आपको तो ठीक करके भी देगा। तो कहीं ना कहीं गुड्स को सेल करना तो शामिल है ही, गुड्स की बाद जो सर्विस होती है उसको भी हम इसमें लेकर चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास ड्राई क्लीनर होते हैं, या सैलून वाले होते हैं, या आप सपा वाले होते हैं, टेलर की शॉप होती है, ये सारे रिटेलर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये रिटेलर्स ही हैं सारे के सारे, आपके आसपास देख लेना जो भी हैं ये सारे रिटेलर्स हैं। अब कहता है कि रिटेल, रिटेलर और रिटेलिंग, रिटेल, रिटेलर और रिटेलिंग ये तीनों क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि रिटेलर क्या है। कहता है कि रिटेल, रिटेलर और रिटेलिंग, कहता है कि तीनों एक साथ शब्द यूज किए जाते हैं और इनके बीच में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। कहता है कि रिटेलर क्या करता है, पैकेजों के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में गुड्स और सर्विसेज को बेचने की एक प्रक्रिया है जो ग्राहकों द्वारा, कस्टमर के द्वारा उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मिठाई की दुकान पे चले जाओ, मिठाई की दुकान वाले ने क्या किया, 50 किलो मिठाई तैयार की। 50 किलो मिठाई तैयार करने के बाद उसने क्या किया, एक एक किलो के 50 पैकेट बना दिए, एक एक किलो के 50 पैकेट बना दिए। वो पैकेट कौन यूज करने वाला है, कस्टमर यूज करने वाला है। तो वो क्या कहता है कि जब वो गुड्स को लेकर आता है तो कभी कभी तो पैकेट्स के फॉर्म में होते ही हैं और कभी कभी पैकेट्स बना देता है और पैकेट्स बना के ही सेल करता है। फिर कहता है कि एक रिटेलर कौन है, रिटेलर रियलिटी में एक पर्सन है। रिटेलर एक व्यक्ति या व्यवसाय है जो ग्राहकों को गुड्स सेल करता है। तो रिटेलर क्या करता है, होलसेल में गुड्स परचेज करता है। किससे, होलसेलर से। काफी सारी आइटमें खरीदता है बट उसको छोटे छोटे पैकेट्स में एंड कस्टमर्स को सेल करता है। तो वो कौन हो गया, रिटेलर हो गया। अब कहता है कि रिटेलिंग क्या है, रिटेलिंग होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करने की पूरी प्रक्रिया है। जैसे कि हो सकता है कि छोटे पैकेजों में सामान को फिर से बेचना, फिर उनको ग्राहकों को बेचना, है ना, पैकिंग करना, फिर उनको बेचना। तो रिटेलिंग में ग्राहकों को, कस्टमर को हम छूट देते हैं, डिस्काउंट, कूपन, वाउचर आदि लेने की गतिविधियां भी शामिल होती है ताकि उन्हें अट्रैक्ट कर सके और भविष्य में हम उनको बना के भी रख सकते हैं। कहता है कि जो रिटेल ट्रेड होता है वो रियलिटी में, रिटेलिंग का क्या मतलब बोला, रिटेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करने की प्रक्रिया है। फिर आगे हम उसको क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर छोटे छोटे पैकेट्स में उसको सेल करते हैं, फिर कस्टमर को हम डिस्काउंट भी देते हैं, कूपन्स भी देते हैं, कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये सारी बातें किस में आ गई हैं, रिटेलिंग में आ गई। तो रिटेलिंग रियलिटी में एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। रिटेलर एक पर्सन है और रिटेल एक बिजनेस है, ऐसा कह लो। अब हमारा जो मेन टॉपिक मूव करेगा वो हमारा चलेगा रिटेलिंग की ओर। कहता है रिटेल जो बिजनेस है वो आजकल एक कंपलसरी हो गया है, क्योंकि कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स होलसेलर तो सेल कर नहीं सकता। कस्टमर के साथ कनेक्ट कौन रहता है, रिटेलर। तो रिटेलर ही आजकल गुड्स को सेल करता है, इसलिए ये अनिवार्य एक प्रोसेस हो गई है। क्योंकि कस्टमर के बारे में किसको पता होता है, रिटेलर को ही पता होता है, इसलिए कहते हैं कंपलसरी है। इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दी जाती हैं, गुड्स के साथ साथ सेल्स के साथ सर्विसेज का भी सेल होता है। फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उनको बना के रखना। रिटेलिंग करने से क्या होता है, इससे कस्टमर की जो संख्या होती है ना उसमें वृद्धि होती है। कहता है कि ये स्वभाव से गतिशील है, बदलता रहता है, मतलब कस्टमर को जैसा चाहिए प्रोडक्ट वैसा वैसा उसको अवेलेबल हो जाता है। रिटेलिंग के अंदर क्या करते हैं, कस्टमर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटी मात्रा में गुड्स को सेल करते हैं, पर्सनल हम लोगों से कांटेक्ट रखते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन की अंतिम कड़ी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो कहीं ना कहीं ये रिटेलर मध्यस्थों की अंतिम कड़ी है, क्योंकि ये कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। फिर ये कस्टमर को अलग अलग तरह से अट्रैक्ट करता है, ये बात भी हमने दिखाई थी अभी कि डिस्काउंट है, कूपन है, वाउचर है, ड्रॉ योजना है। तो इसमें कस्टमर को हम इन्वॉल्व लेके चलते हैं, कस्टमर इन्वॉल्व रहता है। हम होलसेलर से गुड्स परचेज करते हैं या सीधा प्रोड्यूसर से। फिर हम बड़ी बड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं और लेते हैं और आगे छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। कस्टमर्स के साथ हमारा क्या रहता है, पर्सनल कांटेक्ट रहता है। ये गुड्स को अपनी शॉप के ऊपर
इस तरह से प्रेजेंट करता है कि कस्टमर को हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये रिटेलिंग की क्या आ गई है, रिटेलिंग की एक खास बात आ गई है, जिसको हम रिटेलिंग की हम कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या है? स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंदर हम बात करेंगे जहां पे रिटेलिंग की हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो स्टोर रिटेलिंग, स्टोर का क्या मतलब है? स्टोर का मतलब है कि एक ऐसा फिजिकल लोकेशन है जहां पर हम जितने भी रिटेलिंग की एक्टिविटीज करते हैं वो सारी की सारी पूरी करते हैं। तो यहां पर हम स्टोर बेस्ड रिटेलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओनरशिप के बेस पर और दूसरा है प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो पहले हमारा ये वाला टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो ये है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के बाद हमारा नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग भी आएगा। फिलहाल नॉन स्टोर रिटेलिंग का टॉपिक आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा ये टॉपिक जो भी चलने वाला है ये है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग को फर्दर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओनरशिप के बेस पर, दूसरा है प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के बेस पर। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ये है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। ठीक है, आगे इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, वो आएगा नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। अब जो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग है इसको फर्दर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओनरशिप के बेस पर और दूसरा है प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के बेस पर, उसकी जो हम प्रस्तुति करते हैं वैसे। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। तो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास है ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप के बेस पर क्या है? सबसे पहले इंडिपेंडेंट या ट्रेडिशनल रिटेलर। कहता है कि ये अपना रिटेलिंग का सबसे पुराने वाला फॉर्मेट है, तो अन्य सभी रिटेल पुरों को विकसित करने के लिए ये आधार प्रदान करता है। मतलब जो भी रिटेलिंग के जो और दूसरे जो फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर है या कोई भी फॉर्मेट है, उन सभी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमको इसी से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें दुकान का मालिक एक होता है, एक ही रिटेल दुकान का मालिक होता है, वो साधारणतः एक ही प्रकार की वस्तु के लिए सेल करता रहता है। ठीक है, यह व्यवसाय एक सार्वजनिक किराने की दुकान से पान की दुकान तक, रेडीमेड की कपड़े की दुकान से लेकर आभूषणों की दुकान तक, सबके अंदर भिन्न भिन्न होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मालिक होता है वो स्वयं होता है, मतलब सारी मैनेजमेंट करना वो होता है, और ऐसा करने के साथ साथ वह अपनी फैमिली के लोगों की भी हेल्प अगर लेना चाहता है तो ले सकता है। इस टाइप के बिजनेस में जो काम चलता है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता रहता है। मान लो पहले बाप बैठता है, फिर बेटा बैठता है, फिर पोता बैठता है, फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इस टाइप के बिजनेस में एंटर करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो एक अगर चला गया तो दूसरे उसकी जगह पर दूसरा बंदा बैठ जाता है, ये आप सबको पता भी होगा। फिर है हमारा चेन स्टोर। इस रिटेल व्यापार में स्पेशलाइजेशन और लेबर डिवीजन से लाभ अर्जित करने के लिए श्रृंखला प्रणाली का जन्म हुआ है, चेन स्टोर। तो इसमें क्या है, इन दुकानों की बिक्री, स्टोर का प्रदर्शन, कीमत और माहौल समान है। ये सामान्य है, सेल प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट लेते हैं। इसमें भी एकल स्वामित्व होता है, बोले तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, मालिक अलग नहीं होते हैं। मतलब इसमें ना ब्रांड नेम समान प्रबंधन में वर्गीकृत है, जो कि एक या अधिक रिटेल स्टोर के सामान्य स्वामित्व से है। फिर आगे है हमारे पास फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर के अंदर आपको पता है कि जैसे एडिडास है, कुछ कंपनियों की हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो उनके प्रोडक्ट को हम अपनी शॉप पर सेल करते हैं, तो वो होती है फ्रेंचाइजी। तो वो कहीं ना कहीं सामने वाली फर्म के साथ, कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। फिर आगे हमारे पास पट्टा डिपार्टमेंट, बोले तो लीज डिपार्टमेंट। लीज डिपार्टमेंट में से क्या होता है, कंपनी को अपना व्यवसाय दूसरे रिटेलर के परिसर में करते हैं। मतलब एक रिटेलर अपना जो बिजनेस करेगा ना, किसी दूसरी कंपनी या रिटेलर के
परिसर में करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले की दुकान को लीज पे ले लेते हैं। लीज पे लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टार्टिंग में कुछ पैसा तो देते ही हैं और हर महीने भी कोई ना कोई पैसा देना पड़ता है, और बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है कि आप बिना परमिशन के किसी को ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर काफी सारे फंडे हैं, ये आपको कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा। तो इसमें ऑप्टिकल्स, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, इस टाइप के काम सारे के सारे आते हैं। और ये लाभ, इसका लाभ ये है कि व्यक्ति बिना महंगे शॉप खरीदे किराए पर लेकर अपने उत्पादों को सेल कर सकता है। ठीक है, तो आपको मतलब खुद की कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है, आप लीज पे ले लो, तो आपको ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। सामने वाले की प्रॉपर्टी को आप ऐसा लगा लो कि लीज पे ले लो और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, शॉपर्स स्टॉप में कैफे कॉफी डे आउटलेट। आगे है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। ये तो आपने पता ही होगा कि कुछ कस्टमर्स मिलकर क्या करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको तो कम रेट में प्रोडक्ट मिल ही जाता है, आम जनता को मिल जाता है। इसमें जो भी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, कभी भी इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर ये लोग कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, और अगर वो पैसा निकल जाता है तो जो उनका जो डिपार्टमेंट है, जो उनका जो काम है, उसकी जो पोजीशन होती है वो डामाडोल हो जाती है। तो अपने सदस्यों को, अपने मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए इस टाइप का वो रिटेल ट्रेड स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो अपने कंज्यूमर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के उद्देश्य से ये स्थापित किया जाता है, और अल्टीमेटली जो इसका बेनिफिट होता है वो कहीं ना कहीं इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको भी मिल जाता है। फिर अभी तक हमने स्टडी किया ओनरशिप के बेस पर, अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के बेस पर, प्रोडक्ट के ऑफर करने के बेस पर। सबसे पहले है हमारे पास कन्वीनियंस स्टोर। ये ग्राहकों को, कस्टमर को रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे परचून की चीजें होती हैं, स्नैक्स है, मिल्क है, एग है, ब्रेड है, बिस्किट है, न्यूज़पेपर आदि हैं। ये ऐसी जगहों पर होते हैं जो कस्टमर्स के लिए सुविधाजनक है, मतलब जहां पर कस्टमर आसानी से पहुंच जाते हैं। ये 24 आवर के लिए काम करते हैं, इनकी सबसे खास बात। फिर स्पेशलिटी स्टोर, इन स्टोर्स में क्या होता है, एक स्पेशल प्रोडक्ट के, स्पेशल टाइप का जो प्रोडक्ट होता है हम वो इसमें रखते हैं। तो एक प्रोडक्ट लाइन भी स्पेशल हो सकती है। मान लो एक चप्पल की दुकान है, उसमें सारी आपको चप्पल मिलेंगी, सारी की सारी कंपनियों की चप्पल, सारी ब्रांडेड चप्पल मिलने वाली है। तो एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो काम करते रहते हैं, दैट इज स्पेशलिटी स्टोर। जैसे फर्नीचर का हो गया, कपड़े का हो गया, गहने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हमारे पास है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको क्या मिलने वाले हैं, सारी की सारी आइटम एक ही छत के नीचे मिलने वाली होती हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर देखना काफी सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं, बिजली का डिपार्टमेंट अलग, कपड़ों का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, गहनों का अलग, चप्पल का अलग, ये सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। तो ये होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो ओनरशिप होती है ना, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रहती है, एक ही संस्था कोई चला रही होती है, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। इसके बाद है हमारे पास ऑफ प्राइस रिटेलर्स। इसमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम रेट में प्रस्तुत किए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऑफ प्राइस रिटेलर्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं बट कम प्राइस के अंदर अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मौसम चेंज हो गया, मौसम चेंज होने के बाद हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं कम रेट के अंदर। वो क्यों होता है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी प्रोडक्ट के अंदर दोष होता है, प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफेक्टिव है, सेल नहीं हो रहा, या मार्केट के अंदर हमारा सीजन चेंज हो गया है, या फैशन चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट को कम प्राइसेस में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑफ प्राइस रिटेलर्स। फिर है कैटलॉग शोरूम्स। इसमें हम प्रोडक्ट को शो ऑफ नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की हम एक लिस्ट रख देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो कस्टमर आएगा, कस्टमर क्या करेगा, उस लिस्ट में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, फॉर्म भरता है, फिर वो सेल काउंटर पे जाएगा, सेल काउंटर पे जाने के बाद क्या करेगा, वो जो क्लर्क होएगा ना, क्लर्क प्रोडक्ट का क्या करने वाला, निरीक्षण करने वाला है, फिर गोडाउन से लेकर आएगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, गहने,
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए साधारण सा ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं कैटलॉग शोरूम। तो कैटलॉग शोरूम के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपके सामने प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं किया जाता है। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको प्रोडक्ट की लिस्ट देखनी पड़ती है, लिस्ट को देखकर ही आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो। बट प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, इससे पहले वो प्रोडक्ट की पूरी तरह से जांच भी करते हैं, अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करते हैं कि प्रोडक्ट जो कस्टमर के हाथ में जाने वाला है वो सही भी है या नहीं। इसके बाद है हमारे पास सुपर बाजार। सुपर बाजार कहा जाए तो एक बड़े टाइप का एक डिपार्टमेंटल स्टोर का काम करने वाला काम है। इसमें हम क्या करते हैं, स्वयं सेवा के आधार पर, न्यूनतम ग्राहक सेवाओं के आधार पर चलाई जाती है, सामान्य मूल्य नीति होती है। इसमें आपको कस्टमर को परचून, घर के खाने की सामान या कुछ और वस्तुएं जैसे स्वास्थ्य, सौंदर्य आदि सारे प्रोडक्ट आपको कम प्राइसेस पे मिल जाएंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है इजी डे, नीलगिरी, रिलायंस फ्रेश, तो ये होते हैं सुपर बाजार। सुपर बाजार के बारे में आपको पता ही होगा, काफी सारे प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं। फिर आगे है हमारे पास एक हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट सिंपल सी बात, ये डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें स्टेशनरी से परचून तक, रसोई का, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं और कस्टमर के लिए यह अंतिम गंतव्य है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर आपको कस्टमर को सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये वाले जो हाइपर मार्केट होती है, ऐसे ही लगा लो कि एक ही प्रोडक्ट आपको ऐसे रखे हुए मिलेंगे जैसे गोडाउन के अंदर माल रखा हुआ होता है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। जैसे बिग बाजार है, बेस्ट प्राइस है, हाइपर सिटी है, विशाल मेगा मोड है, वॉलमार्ट है, तो ये सारे के सारे हैं। इसके बाद है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के बारे में आई थिंक सबको जानते ही होंगे, आजकल बड़ी बड़ी सिटी में शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर आपने देखा होगा कि खेलने की जगह भी होती है, मूवीज की देखने की भी होती है, मनोरंजन की जगह भी होती है, स्विमिंग पूल भी बने होते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा बना होता है, दैट इज शॉपिंग मॉल। फिर है खोखा। खोखा के बारे में आपको तो जानते ही होंगे। खोखा सिंपल सी क्या है, छोटी सी दुकान होती है। जैसे आपने देखा होगा सड़क पे आते जाते आप देखते होंगे चाय का खोखा, दूध बेचने का खोखा, या आपने दूध को सेल करने का एक हट सी बनी होती है, दैट इज खोखा कहते हैं उसको। इसको इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये जो होती है ऑटोमेटिक होती है, आपको क्या करना होता है, पैसा डालना होता है और वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। कभी कभी मतलब यहाँ पर सेल करने वाला सेलर नहीं होता, यहाँ पे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन कह लो लगी होती है, पैसा डाला प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाता है। फिर इसके बाद है डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर एक रिटेल स्थापना है जो कस्टमर को डिस्काउंटेड मूल्य पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है। ये बड़ी मात्रा में गुड्स अवेलेबल कराता है, परंतु सेवाएं सीमित प्रस्तुत करते हैं। मतलब यहाँ पे सर्विसेज तो बहुत कम सी कम होती हैं, सर्विसेज हम कस्टमर को ज्यादा नहीं देते, बट प्रोडक्ट है जो हैवी मात्रा में कस्टमर को अवेलेबल कराया जाता है। तो फिलहाल ये टॉपिक आपको क्या करना है, सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, सिर्फ इसके नेम्स याद रख लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल सकता है कि किसके अंडर में आते हैं, है ना। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंडर में आते हैं या नॉन स्टोर रिटेलिंग बिजनेस के अंदर में आते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यू के बिहाफ पे देख लेना आप इसको कैसे रेडी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको ये घुमा फिरा कर पूछ सकता है आपसे कि ये स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के अंडर में है या ओनरशिप के बेस पे अंडर में है या प्रोडक्ट को ऑफर करने के बेस के अंडर में आएगा, कहाँ पे आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर स्टोर बेस्ड रिटेलिंग तो हमने स्टडी कर ली, अब हमारी आ रही है नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या है देख लेते हैं। कहता है कि नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का एक ऐसा फॉर्मेट है जो स्पेशल एरिया की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गेस्ट और रिटेलिंग के कारण कंपनी अपने ग्राहक या आधार का विस्तार करने में सक्षम है। तो गैर स्टोर रिटेलिंग के अंदर इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब गैर स्टोर रिटेलिंग के अंदर क्या है कि हम अपनी मतलब दुकानों की दीवारों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, मतलब दीवारों को पार करके हम खुद कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, दैट इज गैर स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट सेलिंग, फिर है अगर हमको दूर तक सेल करना है तो कैसे होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम ग्राहकों से संपर्क हेतु काफी सारी चीजें देखते हैं, सुविधाजनक स्थान, कहां पर सेलर पहुंच सकता है। तो इसमें हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के लिए काफी सारे लोगों की हेल्प ले सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, प्रस्तुतकर्ता, वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये कहीं ना कहीं हम कस्टमर तक पहुंचने के लिए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है अपना पार्टी प्लान।
पार्टी प्लान के अंदर इसमें सेलर क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स, पड़ोसी या अन्य परिचित व्यक्तियों के घर पर पार्टी आमंत्रित करता है। फिर वहां पर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को हम शो करते हैं। तो जो भी लोग प्रोडक्ट को देखता है वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और इसके साथ साथ कस्टमर जो भी होएगा उनके साथ एक मजेदार अनुभव बन जाता है। मतलब ऐसा लगा लो कि हम क्या कर रहे हैं, अपने सर्कल के लोगों के साथ पार्टी करने हैं, पार्टी के नाम पर हमने लोगों को बुला लिया और वहां पर हमने अपना प्रोडक्ट शो कर दिया, प्रोडक्ट भी सेल हो गया, हमारा काम भी पूरा हो गया। फिर है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जैसे कोई भी आपने कंपनी में आईडी लगाई, आपके नीचे आपने 2 लोगों को लगाया, फिर ये 2 लोग नीचे और लोगों को लगा रहे हैं, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप शॉर्ट के अंदर आप इसको क्या बोलते हो, MLM। काफी सारी कंपनीज जो आज भी हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रही हैं, आप जानते भी होंगे। तो मल्टी लेवल मार्केट के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा चेन सिस्टम होता है। आप नीचे नेटवर्क अपना फैलाते रहते हो, जितने लोग आपके नीचे ऐड होते रहते हैं उतनी ही इनकम आपकी जेब में आती रहती है, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। फिर हमारे पास है डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा। गुड्स को सेल करने वाला पर्सन क्या करता है, कस्टमर को डोर टू डोर जाकर गुड्स को सेल करता है। और आजकल डोर टू डोर सेलिंग को आजकल कुछ जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने एजुकेशन के अंदर भी इसको सिलेबस में भी ऐड कर लिया है, ताकि बच्चों को ये पता लग पाए कि हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना कैसे, मार्केटिंग कैसे करनी होती है, कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आजकल सिलेबस में भी आ गई हैं, ताकि उन लोगों को सेल करने की ट्रेनिंग भी मिल जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो हमने ये पढ़ रहे थे ना, इसके अंदर बुक्स, घर की चीजें, रसोई की, कॉस्मेटिक, नकली गहने, इस तरह से सेल किए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो टॉपिक था मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा है नॉन स्टोर रिटेलिंग का। नॉन स्टोर रिटेलिंग के अंदर हम ये डायरेक्ट सेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करने हैं डिस्टेंस सेलिंग क्या होती है। डिस्टेंस सेलिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है मेल ऑर्डर। तो मेल ऑर्डर के द्वारा रिटेलर क्या करेगा, ईमेल या कैटलॉग के प्रयोग द्वारा अपने ग्राहकों के साथ संवाद करता है। ईमेल कर दिया या व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन भेज दिया, टेलीग्राम पे भेज दी, इस तरह से वो क्या करेगा, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो प्रोडक्ट के ऑर्डर देते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, फिर उनको डिलीवरी भी मिल जाती है। फिर है टेलीविजन सेलिंग। मतलब आपने देखा होगा आजकल टेलीविजन पर काफी सारे एडवर्टाइजमेंट होती हैं, तो टेलीविजन पर देखते देखते कस्टमर क्या कर सकता है, नीचे टोल फ्री नंबर पे कॉल करता है और कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और डिलीवरी भी मिल जाती है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग के अंदर आपको पता है कि आजकल आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप हो गया, है ना, इन सभी के थ्रू यूज कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग के अंदर आपको सामने वाला सेल करने वाला कौन है आपको जरा सा भी नहीं पता होता। आपके सामने प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का आपने ऑर्डर दे दिया और वो कस्टमर आपके पास जो हमारे पास जो पर्सन होता है, डिलीवरी बॉय, गुड्स को लेकर आता है, तो वो हमारा सारा किस में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग के अंदर। तो ये 3 टॉपिक हमारे आए डिस्टेंस सेलिंग में। तो अभी तक हमने रिटेलिंग, रिटेलर क्या होता है, फिर हमने स्टोर बेस्ड, फिर नॉन स्टोर बेस्ड, ये टॉपिक भी स्टडी कर लिए।